हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी जो कि आपके एनसीईआरटी के 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 का एक सब टॉपिक है। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसे बच्चे को जिसके डीएनए के एक छोटे से डिफेक्ट की वजह से उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। उस डिफेक्ट की वजह से वो बच्चा जो एक नॉर्मल सर्दी खांसी जैसी डिजीज़ को आराम से टॉलरेट नहीं कर सकता, और वो चीज़ जो कि आराम से ठीक हो सकती है और वो नॉर्मली ठीक हो जाती है बाकी लोगों में, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो बच्चे के लिए फैटल हो सकती है, वो जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर्स उसको मेडिसिन देते हैं और वो मेडिसिन से काफ़ी हद तक उस चीज़ को कंट्रोल करता है, लेकिन वो बिकॉज प्रॉब्लम उसके जीन के अंदर है तो वो मेडिसिन्स उसको परमानेंटली क्योर नहीं कर सकती। जीन थेरेपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, और इनफैक्ट ये प्रैक्टिकली आज इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसकी वजह से किसी भी फॉल्टी जीन या डिफेक्टिव जीन को पेशेंट के अंदर एक नॉर्मल जीन से रिप्लेस किया जा सकता है। और एक बार आपका फॉल्टी जीन या उस पेशेंट का फॉल्टी जीन एक नॉर्मल जीन से रिप्लेस हो जाता है तो ये या इस तरीके की और कोई भी डिजीज़ परमानेंटली क्योर हो जाती है और फिर हमको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज की क्लास में हम इसी जीन थेरेपी पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। So, gene therapy, it is a technique that modifies or replaces a defective gene inside a person's cells. ओके, जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जो डिफेक्टिव जीन को या तो मॉडिफाई कर देती है, मतलब उसको चेंज कर सकती है, या फिर वो उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर सकती है। अब जब हम बात करते हैं कि उसको चेंज कर सकती है, इसका मतलब ये है कि जीन जो कि एक डीएनए की सीक्वेंस होती है, अगर उस सीक्वेंस के एक या दो बेसिस या तीन बेसिस जो डिफेक्टिव हैं या सही नहीं है, अगर हम उन बेसिस को ही सही कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि हम पूरे जीन को हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम उस जीन के अंदर केवल कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस या कुछ स्पेसिफिक बेसिस को हम लोग करेक्ट कर रहे हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने उस जीन को मॉडिफाई कर दिया। लेकिन अगर हम उस पूरे जीन को ही रिप्लेस कर देते हैं एक फ्रेश जीन से जो नॉर्मल जीन है, तब हम उसको बोलते हैं कि हमने जीन को रिप्लेस कर दिया। तो जीन थेरेपी वो टेक्निक है जिससे हम किसी डिफेक्टिव या फॉल्टी जीन को या तो मॉडिफाई करते हैं और या फिर हम उसको रिप्लेस करते हैं एक नॉर्मल जीन से, और ये हम लोग करते हैं एक पेशेंट के अंदर, सेल्स के अंदर, राइट। और इस तरीके की जब हम चीज़ करते हैं या हम जीन थेरेपी करते हैं तो ये हम करते हैं ट्रीट करने के लिए इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज़, यानी ऐसी डिजीज़ जो इनहेरिटेड होती हैं, जो कि जनरेशन्स तक चलती हैं, एक जनरेशन से मदर या फादर से उनके बच्चों को जाती है, उनके बच्चों से उनके बच्चों को जाती है, यानी जेनेटिक्स के थ्रू जो डिजीज़ कैरी होती हैं जनरेशन्स में, उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज़। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया। ओके, सो या तो हम जीन थेरेपी से इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, और या फिर हम ट्रीट करते हैं एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स को, यानी ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि लाइफ टाइम में किसी पेशेंट को एक्वायर होते हैं, वो जेनेटिक नहीं है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, न्यूट्रिशनल फैक्टर की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से वो उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, जैसे ल्यूकीमिया जो कि एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है। तो हम लोग जीन थेरेपी का यूज़ या तो हम इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज़ को ट्रीट करने में करते हैं, या फिर हम एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स को जैसे ल्यूकीमिया जैसी डिजीज़ को हम लोग ट्रीट करने के लिए करते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डीएनए का मॉडल है, और इस डीएनए के मॉडल में हम एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं, यानी ब्लू कलर की जगह यहाँ पर हम एक रेड कलर का बेस लगा रहे हैं, और ये एक तरीके का मॉडिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम किस तरीके से एक फॉल्टी जीन को एक नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस कर देते हैं, और ये ही प्रिंसिपल हमारा जीन थेरेपी कहलाता है। ओके, चलिए, नाउ अ नॉर्मल जीन इज डिलीवर्ड इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो to take over the function of and compensate for the non-functional gene.
जो हमारा नॉर्मल जीन होता है उसको हम किस में डिलीवर करते हैं, हम उसको इंडिविजुअल में डिलीवर करते हैं, यानी वो पेशेंट जो सफ़र कर रहा है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से, हम उसके अंदर उस जीन को डालते हैं, या फिर हम जो एम्ब्रियो होता है, मदर के वॉम में जो एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो के अंदर हम उस जीन को डाल देते हैं। दोनों ही तरीके से डालने से क्या होता है कि वो जो जीन नॉन फंक्शनल जीन है उसका जो फंक्शन है, या तो वो उसको कॉम्पेंसेट करेगा। कॉम्पेंसेट का मतलब है कि या तो वो जो हमने जो नॉर्मल जीन डाला है वो नॉर्मल जीन का प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट उसको कॉम्पेंसेट करेगा जो कि डिसफंक्शनल जीन है या कि नॉन फंक्शनल जीन है, या फिर उसको कंप्लीटली तरीके से उसको ठीक कर देगा। ऑलराइट, तो ये हम लोग नॉर्मल जीन को इस या तो इंडिविजुअल के अंदर यानी कि फुल ग्रोन बॉडी के अंदर हम लोग डालते हैं, या फिर हम उसको एम्ब्रियो यानी कि उस स्टेज के अंदर डालते हैं जहाँ पर अभी बॉडी पूरी तरीके से बनी नहीं है और वो केवल एक एम्ब्रियोनिक फॉर्म में है। ऑलराइट, तब हम इस नॉर्मल जीन को डिलीवर करते हैं और उसकी वजह से हमारी जो वो डिज़ीज़ है वो डिज़ीज़ क्योर हो जाती है, या फिर उसका जो प्रोडक्ट है उसको वो कॉम्पेंसेट करता है फ्रेश जीन। ऑलराइट, गुड। नाउ यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये हमारा एक करेक्ट जीन है और ये हमारी टारगेट सेल है। इस सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस आ गया, इस न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है, तो आपने करेक्ट जीन को अंदर डाल दिया। अब जब आपने करेक्ट जीन को न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया तो यहाँ पर इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसका ट्रांसलेशन होगा राइबोसोम्स के ऊपर, और फिर ये नॉर्मल प्रोटीन बनेगा। और ये नॉर्मल प्रोटीन, एक नॉर्मल प्रोटीन जब बन जाएगा तो इसकी वजह से या इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ या डिसऑर्डर हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये एक छोटा सा पिक्चर आपको बताता है कि किस तरीके से हम करेक्ट जीन को हम एक पेशेंट की बॉडी के सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए के अंदर डालते हैं, या तो हम उसको उसको रिप्लेस कर देते हैं या फिर हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं, और अल्टीमेटली हमको ये जो नॉर्मल प्रोटीन मिलता है, ये नॉर्मल प्रोटीन उस चीज़ को कॉम्पेंसेट करता है जो अभी तक मिसिंग थी पेशेंट की बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से उसको ये परेशानी या ये डिसऑर्डर या एक डिजीज़ का डेवलपमेंट हुआ और या ये इसको झेलनी पड़ी। ओके, चलिए। नाउ द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन टू अ 4-year-old गर्ल विथ एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी। एक 4 साल की लड़की को सितंबर 14 1990 को, राइट, ये डेट है, एक 4 साल की लड़की थी, उसको एडीए डेफिशिएंसी थी। एडीए डेफिशिएंसी बोलते हैं हम एडिनोसिन डी एमिनेज, ये एक एंजाइम होता है एडिनोसिन डी एमिनेज, उसकी डेफिशिएंसी यानी उसके अंदर ये एंजाइम बन नहीं रहा था, और उसकी डेफिशिएंसी को, इस कमी को पूरा करने के लिए उस लड़की को ये पिक्चर एक्चुअली ओरिजिनल पिक्चर है, उसको जीन थेरेपी दी गई। और इस जीन थेरेपी से क्या हुआ, बिकॉज एडीए की जो डेफिशिएंसी होती है वो क्या करती है कि जो लिम्फोसाइट्स होती हैं हमारी बॉडी की, लिम्फोसाइट्स आप जानते हैं क्या होती हैं? लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी की वो सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो अगर आपने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा है और आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि हमारा दो तरीके का इम्यून सिस्टम, दो डिविजन्स होते हैं इम्यून सिस्टम में। एक है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है, और जो एक तरीके से आप मान के चलिए कि जो गॉड गिफ्ट होती है, जो इमीडिएटली जैसे ही कोई बच्चा या कोई भी वर्टिब्रेट इस दुनिया के अंदर आता है वो इम्यूनिटी उसके साथ आती है। जैसे स्किन जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ये हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है, राइट। और भी हमारे अंदर जैसे कि फैगोसाइटोसिस, ये हमारी एक तरीके की इन्नेट इम्यूनिटी होती है। तो ये जो सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ये सब इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। और दूसरी इम्यूनिटी होती है जो लिम्फोसाइट्स की वजह से आती है। दो तरीके की लिम्फोसाइट्स होती हैं, एक होती है हमारी बी सेल्स जिसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स, और एक होती है हमारी टी सेल्स जिसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है बेसिकली एंटीबॉडीज़ के लिए, तो मैं यहाँ पर खाली ए बी लिख रहा हूँ, ये एंटीबॉडीज़ को जनरेट करती हैं। और जो हमारी टी सेल्स होती हैं, ये दो तरीके की टी सेल्स होती हैं, एक हमारी होती है टी साइटोटॉक्सिक सेल जिसको हम टी सी बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारी टी हेल्पर सेल्स जिसको हम टी एच बोलते हैं। इसके अलावा और भी इनकी सब टाइप्स होती है लेकिन वो सब अभी आपके स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। लेकिन बेसिकली ये बी सेल्स और टी सेल्स जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, इन लिम्फोसाइट्स की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है।
तो अब अगर ये एडीए डेफिशिएंसी है, यानी ये वाला जो पर्टिकुलर जीन है जो एक एंजाइम को बनाता है जिसका नाम है एडिनोसिन डी एमिनेज, इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं उनका फंक्शन इम्पेयर हो जाता है, यानी इम्पैक्ट हो जाता है, यानी वो काम नहीं करती ठीक तरीके से, और उसकी वजह से एक बीमारी या एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर की जो इम्यूनिटी है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है, और एक छोटा सा वायरस, एक छोटा सा कोल्ड एंड कफ या जो एक नॉर्मल फीवर, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करती हैं और वो बहुत ज़्यादा फैटल हो सकती हैं। तो एक बच्ची जो 4 साल की थी और जिसके अंदर ये एडीए की डेफिशिएंसी थी, इसके लिए ये जीन थेरेपी सितंबर 14 1990 को दी गई, और ये फर्स्ट पेशेंट बनी इस पूरी दुनिया की जिसको पहली बार जीन थेरेपी से ट्रीट किया गया। ऑलराइट, इन सम चिल्ड्रन दिस एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। एक तरीका तो है कि इसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यानी कि हेल्दी बोन मैरो से हम ट्रांसप्लांट करते रहें, और वो लिम्फोसाइट्स, बिकॉज बोन मैरो ही एक ऐसी टिश्यू होता है जो जिसके अंदर हमारी लिम्फोसाइट्स डेवलप करती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो बोन मैरो को अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं बॉडी के अंदर, तो इस बोन मैरो के साथ साथ वो जो प्रिकर्सर सेल्स होती हैं जिनकी वजह से हमारी बी सेल्स और टी सेल्स बनती हैं, वो भी बॉडी के अंदर चली जाती हैं और वो लिम्फोसाइट्स उसके अंदर डेवलप करती हैं। तो एक तरीका ये है कि कुछ बच्चों में जिनके अंदर एडीए डेफिशिएंसी होती है उनको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं या करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो एडीए डेफिशिएंसी को कुछ हद तक कॉम्पेंसेट करता है। कुछ केसेस में क्या करते हैं कि हम उसको एंजाइम का इंजेक्शन लगाते हैं, यानी कि हम फंक्शनल एडीए का इंजेक्शन लगाते हैं, रेडीमेड इंजेक्शन, जैसे इंसुलिन, किसी को डायबिटीज़ होती है तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, वो भी एक प्रोटीन है। इसी तरीके से ये एडीए है, जो फंक्शनल एडीए, ये एंजाइम है, ये भी एक प्रोटीन है, तो इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, और उसकी वजह से क्या है कि बॉडी के अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट हो जाता है और उसकी वजह से लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, और उसकी वजह से उसके अंदर इम्यूनिटी होती है। तो यहाँ पर ये दो एक अप्रोचेज़ हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके के केसेस में, जैसे एडीए डेफिशिएंसी में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों ही अप्रोचेज़ से ये जो डिज़ीज़ है ये कम्प्लीटली क्योर नहीं होती। ऑलराइट, ये 100% क्योर नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर जीन थेरेपी का यूज़ किया गया, और जीन थेरेपी की जो अप्रोच है इसमें क्या होता है कि जो लिम्फोसाइट्स होती हैं बॉडी से, उनको हम ब्लड से निकालते हैं और उनको हम बॉडी के बाहर ग्रो करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये एक छोटा सा एक डायग्राम है जिसमें ये दिखाया गया है फिगर में कि किस तरीके से ये रिप्रेजेंटेटिव फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश है कि आप किस तरीके से ये जीन थेरेपी होती है। ये बच्चा है, इस बच्चे की लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट करा गया है, तो ये आपको लिम्फोसाइट्स दिखाई देंगी, इनको हम बाहर ग्रो करते हैं। ऑलराइट, एनवायरनमेंट के अंदर लेबोरेटरी में हम इनको ग्रो करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब फंक्शनल एडीए, जो एडीए है, जो फंक्शनल एडीए का मतलब होता है कि एडीए जो डिफेक्टिव नहीं है, जो नॉर्मल है और जो सही फंक्शन से काम करता है। तो अब फंक्शनल एडीए सी डीएनए हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। हम क्या करते हैं, अब फंक्शनल एडीए सी डीएनए को हम रेट्रोवायरस के अंदर डालते हैं और ये एज ए वेक्टर काम करता है, और फिर हम इसको फंक्शनल एडीए जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं इन लिम्फोसाइट्स के अंदर। ये वायरस इन लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट कर देता है। ओके, और जब ये इन्फेक्ट करता है तो ये वायरस इनके अंदर एंटर कर जाएगा, और जब ये वायरस इनके अंदर एंटर कर जाएगा तो हमारा फंक्शनल एडीए जीन भी इस वायरस के साथ इन सेल्स के अंदर चला जाएगा। और जब वो अंदर चला जाएगा तो जब वायरल का जीनोम, ध्यान से सुनिए, जब ये वायरस का जीनोम इन लिम्फोसाइट्स के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करेगा, तो उसके साथ साथ ये हमारा फंक्शनल एडीए भी उसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा। तो ये जो अप्रोच है इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, और ये मैंने चैप्टर 9 के अंदर पूरी तरीके से कवर की हुई है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं बताऊंगा आपको। आप प्लीज़ जाके और उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें डिटेल में पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि किस तरीके से ये हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं और कैसे वेक्टर्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ हम जीन्स को
इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एग्जैक्टली उसी चीज़ का यूज़ करते हुए यहाँ पर हमने रेट्रोवायरस को एज ए वैक्टर यूज़ किया है और उसके अंदर हमने अपना एडीए जीन डाला है और वो जब एडीए जीन इसके अंदर चला गया तो उससे क्या हुआ, ये लिम्फोसाइट्स के अंदर वो जीन आ गया और अब इसके अंदर एडीए प्रोटीन बनना शुरू हो गया, वो एंजाइम बनना शुरू हो गया। हम इसको एक्सपैंड करते हैं। अब ये रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स हैं। ये लिम्फोसाइट्स रिकॉम्बिनेंट इसलिए क्योंकि इनके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यानी वो डीएनए जो फॉरेन जीन है वो इनके अंदर है, तो हम इनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स। और इन रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हम इसके बाद जब हाई नंबर में ये हमारे सामने आ जाती हैं, हम इनको वापस पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज़ कर देते हैं या पेशेंट के अंदर डाल देते हैं। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स हमारी रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स हैं और इनके अंदर एडीए एक्सप्रेस हो रहा है और इसकी वजह से लिम्फोसाइट्स नॉर्मल काम करेंगी और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई एससीआईडी की, यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। नाउ प्रॉब्लम एक और है कि ये जो सेल्स हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, दीज आर मॉर्टल सेल्स। इसका मतलब है कि इनकी जो लाइफ होती है वो लिमिटेड लाइफ होती है लिम्फोसाइट्स की, और जिसकी वजह से क्या है कि ये इन्फ्यूजन इनको बार बार देना पड़ता है, पीरियोडिक देना पड़ता है पेशेंट को। ऑलराइट, तो ये अगर हम इसको परमानेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको इनको सेल्स को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हमको देना पड़ेगा। तो जब अगर हमको पहले से ही ये पता लग जाता है जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू कि मदर के अंदर जो बेबी है और जो अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है वो उसके अंदर ये एडीए की डेफिशिएंसी है, और एक बार ये चीज़ कंफर्म हो जाती है तो फिर हम उस एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही इस जीन को डाल सकते हैं। और जब हम इस जीन को डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये उस फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर देगा, और जब वो बेबी पूरा कंप्लीट डेवलप हो जाएगा और जब वो इस दुनिया के अंदर आएगा तो उसके अंदर वो एडीए फंक्शनल एडीए होगा, और जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें बार बार इन्फ्यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अगर हमको ये परमानेंटली क्योर करना है तो उसके लिए हमको एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जीन थेरेपी करनी पड़ेगी, और अगर हम एडल्टहुड में या हम एडोलेसेंट स्टेज में जीन थेरेपी करते हैं तो उसमें हमको उसको पेशेंट को पीरियोडिक इन्फ्यूजन देना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस की वजह से क्या है कि जो हमारी जीन थेरेपी है वो दो तरीके की होती है। एक होती है सोमैटिक जीन थेरेपी, राइट, ये हमारी सोमैटिक जीन थेरेपी है, और दूसरी होती है हमारी जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो सोमैटिक जीन थेरेपी में क्या होता है कि इट ऑल्टर्स ओनली द पेशेंट्स बॉडी सेल्स, यानी कि जो पेशेंट की बॉडी सेल्स है जिनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में दो तरीके की सेल्स होती हैं, अगर हम इस तरीके से उसको कैटेगराइज करें, एक है हमारी सोमैटिक सेल्स, यानी ऐसी सेल्स जिनके अंदर हमारा, ह्यूमंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारा डीएनए है वो 2n होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा 23 जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो मदर से आएंगे और 23 फादर से आएंगे, तो टोटल मिला के 46 जिस सेल के अंदर नंबर होगा वो हमारी सोमैटिक सेल्स होती हैं। तो मैं यहाँ पर n लिख देता हूँ, ये भी हमारा n है, सॉरी ये 25 लग रहा है लेकिन ये 23 है। तो इस तरीके से 2n हो गया हमारा 46। तो वो सेल्स जिनके अंदर हमारे 23 प्लस 23 क्रोमोसोम्स होते हैं या कंप्लीट सेट होता है मदर और फादर का, उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। और जब हम उन सोमैटिक सेल्स को थेरेपी करते हैं, जीन थेरेपी करते हैं, तो हम उन सेल्स के अंदर जब जीन थेरेपी करते हैं तो उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। और दूसरी थेरेपी होती है जर्म लाइन जीन थेरेपी। यहाँ पर ये देखिए जर्म लाइन सेल्स हैं। जर्म लाइन सेल्स में हमारी स्पर्म सेल्स आती हैं, ओवरी सेल्स आती हैं या अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स आती हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स हमारी 2n होती हैं, बट सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टेम सेल्स होती हैं, और स्टेम सेल्स हमारी बॉडी की मदर सेल्स होती हैं जो हमारी कंप्लीट बॉडी को बनाती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर ये 2n यानी ये सेल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इसके अलावा जो हमारी स्पर्म सेल होती है उसके अंदर n होता है, क्रोमोसोम और ओवरी के अंदर भी n होता है, यानी इसके अंदर भी 23 होते हैं और इसके अंदर भी 23 होते हैं। तब जब हम इन सेल्स के अंदर हम जीन थेरेपी करते हैं, चेंजेस करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो याद रखिए कि जर्म लाइन जीन थेरेपी जर्म सेल्स के साथ साथ एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर भी की जाती है,
क्योंकि एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर जो स्टेम सेल्स होती हैं हम उनको बोलते हैं स्टेम सेल्स, और ये जो स्टेम सेल्स होती हैं ये प्लूरिपोटेंट सेल्स होती हैं, ये हमारी पूरी बॉडी को बनाती हैं, उनके अलग अलग टिश्यूज़ को बनाती हैं। तो अगर हम उनके अंदर भी जीन थेरेपी करेंगे तो ऐसी सेल्स के अंदर या तो हम जर्म सेल्स का यूज़ करें या हम स्टेम सेल्स या हम एम्ब्रियोनिक स्टेज का यूज़ करें, तब हम उसको बोलते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी, क्योंकि ये मॉडिफाई करती है एग्स को, स्पर्म सेल्स को या फिर एम्ब्रियो को, एंड दैट मेक चेंजेस हेरिटेबल। यहाँ पर जो चेंज होता है वो हेरिटेबल होता है, यानी ये जो चेंज है वो परमानेंट चेंज है, और कल को जब ये बच्चा बड़ा होगा और जब ये इसके इसके नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसके अंदर भी ये फंक्शनैलिटी सही रहेगी, उसके अंदर ये डिफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये हेरिटेबल चेंजेस होते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं, और सोमेटिक सेल थेरेपी जो होती है वो हेरिटेबल नहीं होती, वो केवल उसी इंडिविजुअल तक ही लिमिटेड होती है जिस इंडिविजुअल के अंदर ये की जाती है। तो इस तरीके से आपके सामने दो तरीके की जीन थेरेपी होती है, एक हो गई सोमेटिक और एक हो गई जर्म लाइन जीन थेरेपी, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जीन थेरेपी क्या होती है, हम जीन थेरेपी क्यों करते हैं और हम जीन थेरेपी कैसे करते हैं। ये सारी बातें आपके लिए जो हैं ये अ, अभी इससे बहुत आगे की भी चीज़ें हैं, बट आपके सिलेबस के हिसाब से और आपके लेवल के हिसाब से हमें इस डिस्कशन को यहीं पर ही रोकना पड़ेगा, और फिर हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।